नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। मैंने कह दिया देहरादून में विधानसभा सत्र का दूसरा दिन प्रश्नकाल में पहले दिन में जो सदन के अंदर मां बहनों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया, उस पर किस तरह हंगामा हुआ, आप स्वयं सुन सकते हैं। स्क्रीन पर चल रही वीडियो में देख सकते हैं। विधानसभा सदस्यों का कहना है कि यह सदन प्रदेश का सर्वोच्च संविधान का सदन है, यह लड़ाई का अखाड़ा नहीं। इसी के साथ सदस्यों ने नारे लगाते हुए हंगामा काटना शुरू किया कल कि जिसमें कुछ इस तरह के नारे लगे, आज मांगो अभी मांगो माफी मांगो को लेकर काफी देर तक हंगामा काटा। विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी कोशिश के बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि आप लोग स्वयं आज अपने आंखों से कानों से देख और सुन सकते हैं कि आपने जिनको चुनकर विधानसभा में भेजा है, वह लोग किस तरह आपके क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह प्रश्न उठा रहे हैं। देखें फिर विचार करें। वीडियो अंत तक जरूर देखें, सभी के लिए जरूरी है। धन्यवाद। मान्य अध्यक्ष जी, रोकिए इनको। देखिए, आप संसदीय मैं चाह रहा हूँ आपसे, ये जो सदन है, ये जो सदन है, ये सदन को उठा रहा है। अभी संसदीय कार्य सारे कल का तार कर रहे हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारी माँ बहनों के लिए जिस तरीके का अपशब्द का प्रयोग किया गया है, वो बड़े संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज को दबाना। आम आदमी मान्य संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। सब लोग कोशिश करी गई सदन में बंद हो जा रहा है। सदन पर जो है मान्य अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि जो ये मर्यादित संसदीय परिवार हुआ है, आने वाले 10 साल के बाद भी अगर मान्य संसदीय भाषा देखना चाहेंगे कि शब्दों का प्रयोग सिस्टम से चलता है। होना चाहिए। संसद में अब शब्दों का प्रयोग हुआ है, आप यही बात क्या शोभनीय है, और ये बात छुपी हुई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सत्र अवधि बढ़ाने की बात रखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा माफी मांगनी चाहिए। अखाड़ा नहीं है, ये लड़ाई करने का अखाड़ा नहीं है, अखाड़ी नहीं है, गलत का प्रयोग किया गया। आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए महिलाओं के सामने। अरे आपके ये सदन है, संविधान के साथ है, ये लड़ाई करने का कोई अखाड़ा नहीं है, कल की नहीं होती है, नहीं चलेगी, ये आचरण संसद में नहीं चलेगा। हम तब तक नहीं मानेंगे, ये माफी मांगे। सरकार आवाज दबाना चाहती है। माननीय मंत्री जी का ये बयान भी सदस्य ने आज तक सदन को महिलाओं के साथ संसद के तरीके से चलेगा। गंभीर आपका बंद हो रहा है, संसद के तरीके जा रहा है। आप जो अब शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, अब शब्दों का प्रयोग संसद के तरीके से चलेगा। शब्दों का प्रयोग किया गया। आप बताइए, क्या सिर्फ होगा आपके घर में असामाजिक भाषा का प्रयोग किया गया? गलती का सदन से महिलाओं को लिए इतनी गंदी गालियां संसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिए माफी मांगो। कोई भी सदस्य आज मांगो, अभी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। बैठ जाए मांगो, बैठिए, बैठ जाए। सत्र अवधि बढ़ाने की बात की। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अध्यक्ष जी, माफी मांगो, माफी मांगो। आप लोग महिलाओं का भी अपमान हुआ है। माफी मांगे, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगे आप, माफी मांगो, माफी मांगो। अपमान हुआ है। आज ये देश है जिसके सर्वोच्च पद पे एक महिला महिलाओं का भी अपमान हुआ है। मांगो, अभी मांगो। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफी सदन नहीं चलाना चाहती है, माफी भी मांगो, माफी मांगो, आज मांगो। अरे दादागिरी नहीं चलेगी मान्यवर, बताइए। सारे मंत्री माफी हमारा स्पीकर भी आप लोगों ने महामहिम के
अभी ध्यान आप धमकाने की कोशिश न करें मानवे कोशिश कर रहे हैं जो मातृशक्ति का सम्मान कर नहीं सकते तो तरह की भाषा अभी मांगो, आज मांगो, अभी मांगो, आप सीधे धमकी मांगो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपने बैठ जाइए, बैठ आपने दुर्भाग्यपूर्ण बात है, महिला विरोधी नहीं चलेंगे। विषय है माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं का अपमान प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। माफी मांगो, बैठ जाइए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है, आप सब आज जानते हैं। मांगो, ये महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल है। माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, अक्ल नहीं आ रही। भाषा का प्रयोग कल इस सदन के अंदर हुआ है। ये उत्तराखंड किस बात की भाषा का क्यों आप ये गाली हम बोल के विधायक इस सदन को बनाने क्या जिस भाषा को आपने प्रयोग किया है भाषा दोबारा रिपीट करना चाह रहे हो आप? कहाँ होने फिर बंद हो जा रहा है। माननीय महोदय क्या रिपीट करना चाह रहे हो क्या? माफी मांगो, मंत्री जी ने जो सदन को मजाक बना रखा है। मांगो, माफी मांगो। अरे माफी अध्यक्ष जी, अरे माफी लड़ रहे होंगे। आज मांगो, अभी मांगो, बैठ जाइए। महामंत्री राज्यपाल जी का उत्तराखंड मांगो, माफी मांगो, आज मांगो, अभी मांगो। आप बैठिए, सब लोग बैठे, बैठिए, प्लीज बैठिए, 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 माननीय अध्यक्ष जी आप महिला आपका सम्मान करते हैं, बैठ जाते हैं। बैठिए, 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 आपसे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जी बार बार एक बात को बैठिए, बैठिए, विधानसभा भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर से बर्दाश्त मर्यादित आचरण किया, जिस प्रकार से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, ये समझदार को प्रमोट कर रहे नहीं सहेंगे। माफी मांगो। विपक्ष की किसी बात का दबेंगे नहीं। मुझे सरकार है, हम और शब्दों का उपयोग सर्वस्व में नहीं। शर्म आनी चाहिए। आप जो एक माननीय मंत्री का प्रयोग किया गया है बहुत निंदनीय है। ये मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बैठिए, बैठिए आप लोग, बैठिए, बैठिए, देखने में आया है, इनकी पुरानी आदत है। माननीय सदस्य श्रीमती आशा नौटियाल तथा श्रीमती रेणु बिष्ट जी द्वारा एक गंभीर विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। कल माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो अमर्यादित व्यवहार किया गया उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश की ही नहीं अपितु पूरे देश भर की आम जनता भी सदन की कार्रवाई को सजीव प्रसारण देख रही है। सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में मर्यादित व्यवहार करें और संयमित भाषा का उपयोग करें। सभी माननीय सदस्यों को माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को अपने स्थान पर बैठकर धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए था। कोई भी आपत्ति यदि माननीय सदस्यों को सदन संचालन के विषय में थी तो उसे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात विधिवत सत्र का प्रारंभ होने पर सदन में उठाया जा सकता था। सदन की कार्यवाहियां अक्षरक्ष नोट की जाती हैं। सदन में की गई चर्चाएं आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाती हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की पुरानी कार्यवाहियों को आज भी सदन में नजीर के रूप में उद्धृत किया जाता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं। सदन में अमर्यादित व्यवहार करने के कारण मेरे द्वारा पूर्व में कतिपय माननीय सदस्यों को सदन से निलंबित भी किया गया है। मैं एक बात पुनः सभी माननीय सदस्यों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहती हूं कि सदन में अपना व्यवहार, भाषा तथा अपनी भाव भंगिमाओं को मर्यादित रखें तथा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर किसी भी स्थिति में ना करें। यह हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के सर्वथा विपरीत है। हमें अपनी युवा पीढ़ी के लिए आदर्श आचार एवं व्यवहार तथा भाषा का प्रयोग सदन में करना चाहिए। मैं इस विषय को उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 265 में निर्दिष्ट आचार सहित समिति को संदर्भित करती हूँ। असूचित प्रश्न माननीय श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी। आप प्रश्न पढ़ लिया।
बढ़ावा मान लिया जाए। सवाल करें, सवाल करें। माननीय मंत्री जी, मैं आपके अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि जो गोल्डन कार्ड है, इस गोल्डन कार्ड में 2 कैटेगरी है। 1 से 10 तक जो हैं उनसे हर महीने 650 रुपये लिया जाता है, 7800 रुपये सालाना, और 11 से 13 लेवल वालों से 1000 रुपये, यानी 12,000 रुपये। लेकिन जब गोल्डन कार्ड वाले कहीं इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मंत्री जी योजना में बीमा कंपनियों की भागीदारी सम्मिलित है? यदि हाँ तो कौन कौन सी बीमा कंपनियां हैं, एक तो ये मैं जानना चाहता हूं जिनसे अनुबंध है। और दूसरा, योजना के अंदर सूचीबद्ध किन किन अस्पतालों में भुगतान 3 माह की अवधि के अंदर हो गया है? 3 महीने में भुगतान न होने के कारण आगे सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या गोल्डन कार्ड में ओपीडी सहित क्या फ्री है ओपीडी, ये जानना चाहते। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो गोल्डन कार्ड के संदर्भ में जानकारी चाहिए है, वैसे तो मैंने लिखित भी दे दिया उनको। आपका पहला प्रश्न है कि वर्षवार कितना अंशदान जो है प्राप्त किया गया है, लिख के आपने दिया हुआ है और मैंने लिख के दिया है कि 2020 मैं जो जानना चाह रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, जवाब दूंगा मैं, पूरा ला रखा है मैंने। अच्छी बात है कि 20-21 में 23 करोड़ 25 लाख रुपए अंशदान मिला, 21-22 में 125 करोड़ और 34 लाख रुपए अंशदान से आया है, 22-23 में 140 करोड़ रुपए आया है। ये तो पड़ा हुआ मान लिया है, तो उसमें लिखा हुआ है, वहाँ है। टोटल जो है 490 करोड़ रुपए कार्मिकों के द्वारा आया है। आपका ये प्रश्न है कि कितने लोगों का इलाज हुआ है और कहाँ का सूचीबद्ध है और कितने लोगों का हॉस्पिटलों का जो है भुगतान नहीं हुआ है। मेरा ये है कि कौन सी बीमा कंपनियों से अनुबंध है, एक पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं जहां भुगतान हुआ है, तो कौन से अस्पताल हैं 3 महीने से ज्यादा हो गए उनको पेमेंट नहीं हुई है, और ओपीडी की सुरक्षा भी, ओपीडी भी इसमें फ्री है या नहीं है, ये जानना चाह रहा हूँ। 3 सवाल हो गए। हाँ, ठीक है, बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में जो टोटल कार्मिक हैं 4,85,000 लोगों ने इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और अभी तक हमारे राज्य में 661 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च हो चुके हैं। हमने अपने राज्य में सूचीबद्ध हॉस्पिटल जो है वो 101 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और टोटल जो है 304 जो है हॉस्पिटलों को, सरकारी और प्राइवेट मिला के इतने हॉस्पिटलों में हमारे कार्मिक इलाज कराते हैं। ओपीडी का पूरा इलाज जो है वो निःशुल्क होता है। कोई भी कार्मिक जब जाता है तो हॉस्पिटल, जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल हैं उसमें जो है उसका इलाज कैशलेस भी है, और जब वो भर्ती होता है तो पूरा इलाज हम हॉस्पिटल को देते हैं। जो प्रतिपूर्ति होती है वो भी हम कार्मिक को देते हैं टोटल। अब प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को आपने बहुत कठिन कर दिया है। कार्मिकों का ये कहना है कि पहले जब गोल्डन कार्ड नहीं था तो प्रतिपूर्ति हमें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब वो प्रतिपूर्ति नहीं मिल पा रही। आ रहा हूं मैं उसी पे। अभी तक माननीय अध्यक्ष जी 2,66,000 कार्मिकों ने, हो सकता है कोई कार्मिक साल में 2 बार भी बीमार हुआ, कोई 3 बार भी बीमार हुआ होगा, लेकिन अभी तक 2,86,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। प्रतिपूर्ति टोटल जो है 271 करोड़ 42 हज़ार रुपये अभी तक प्रतिपूर्ति का जो है कार्मिकों ने जो है हमसे क्लेम किया है, जिसमें से 231 करोड़ 35 लाख रुपए हमने प्रतिपूर्ति का दे दिया है, और 35 करोड़ 48 लाख रुपए जो प्रतिपूर्ति का जो अभी वापस होना है उसमें कुछ कमियां पाई गई थी तो वो भेजा है, वो हम उनको भेजते हैं, वो फिर फॉर्म भर के उसको वापस करते हैं, तब आप उनको पैसा देते हैं। अभी टोटल जो है वो प्रक्रियाधीन 4 करोड़ 69 लाख रुपए अभी बचा है, बाकी सबका प्रतिपूर्ति का पैसा दे दिया गया है टोटल कार्मिकों का। अब मेरा ये कहना है इसमें कि जो भी हम कैशलेस इलाज कराते हैं कार्मिकों का, इसमें कार्मिकों को बहुत लाभ भी हो रहा है, और आप देख रहे होंगे कि अभी तक इस योजना में
टोटल लगभग 500 करोड़ रुपए कार्मिकों के द्वारा आया है और 661 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। और मुझे लगता है कि जब से योजना शुरू हुई है तब से सारे कार्मिकों इससे खुश भी हैं और समय पे सबका पैसा भी चले जाता है। बल्कि ये है कि लगभग 100 करोड़ रुपए ज़्यादा ही जिस खर्च हो चुका है। कई हॉस्पिटलों का भी हमने भुगतान करना है, लगभग 80 करोड़ रुपए भी भुगतान बाकी है हॉस्पिटलों का, जो कि हम प्रक्रिया के तहत देने वाले हैं। मंत्री जी, आपसे एक निवेदन है कि जो प्राइवेट संस्थान हैं जी, वहाँ पर 2000, 5000, 10,000 जो संख्या के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस होता है। ठीक है। और ये मैंने खुद भी देखा है, तो बड़े बड़े अस्पतालों में जब हम जाते हैं तो उनका इलाज फ्री हो जाता है। और हमारे 4,75,000 कर्मचारी हैं, तो क्यों हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि 4,75,000 कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस हम किसी कंपनी से कराएं और कैशलेस बड़े अस्पतालों में भी हो जाए। सरकार के और प्राइवेट संस्थानों में क्या ये फर्क आ रहा है कि हम इतने ज़्यादा उनसे, मुझे लगता है 100 गुने ज़्यादा होने के बावजूद भी, कहाँ 15,000, 10,000 कर्मचारी और उनका फुल इंश्योरेंस होता है। मेरे खुद भाई का ग्राफिक एरा ने कराया था, जो मैक्स में हम गए तो 3 लाख रुपए पूरा पेमेंट किया और 1 रुपया हमें नहीं देना पड़ा, एडमिट करा दिया और जो ऊपर का आया वो पैसा हमने दिया। लेकिन जब हमारा सरकारी कर्मचारी जो 4.25 लाख लोग किस्त दे रहे हैं, 7200 और 12,000 साल की, 7800 और 12,000, तो उन लोगों को क्यों ये सुविधा नहीं मिल पा रही है? सरकार की व्यवस्था में या हमारी वो बीमा कंपनियों की व्यवस्था में क्या जो कमी है, इतने ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी हम उनको फायदा नहीं दे पा रहे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में कुल जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल है 300 है, जिसमें से सरकारी 101 है, निजी हॉस्पिटल 199 हैं। और ये व्यवस्था पूरे देश में लागू है। लगभग 3,000 से ज़्यादा हॉस्पिटलों में कार्मिक कहीं भी इलाज करा सकते हैं। रही बात माननीय कापड़ी जी की, तो उन्होंने कहा कि क्या हम इससे सरलीकरण और कर सकते हैं। तो मैं कर्मचारी संगठनों के साथ एक बार बैठक कर लूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस स्कीम को एडॉप्ट किया है, क्योंकि हम लोग जो वेतन लेवल 1 से 5 तक है उनसे जो है 250 रुपये पर महीने लेते हैं, और जो वेतन लेवल 6 से लेकर 11 तक है उनसे जो है 6 तक है उनसे 450 रुपये लेते हैं। जो वेतन लेवल 7 से 11 तक के हैं उनसे 650 रुपये लेते हैं। जो वेतन लेवल 12 में है उनसे जो है 1,000 रुपये लेते हैं। माननीय अध्यक्ष, कर्मचारी संगठन अगर कहेंगे कि इसको और सरलीकरण करना है तो किया जाए। बीमा कंपनियां कौन सी रजिस्टर्ड है? बीमा कंपनियां कौन सी रजिस्टर्ड है? जवाब ही नहीं मिला। माननीय जवाब अध्यक्ष देता हूं जी। बीमा कंपनी अभी इसमें कोई भी सम्मिलित नहीं है। और अगर कर्मचारी संगठन ये कहेंगे कि अगर बीमा कंपनियों के तहत करनी है तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं, उनसे पूछ के करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, उनका है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज की तिथि में राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति कितने धनराशि के दावे लंबित हैं? दूसरा प्रश्न है, योजना लागू होने की तिथि से आज तक कभी यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि प्राप्त अंशदान लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से कम रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि टोटल जो पैसा हम पे आया है वो आया है 490 करोड़ रुपये, और टोटल जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 661 करोड़ रुपये। ये मैंने पहले भी उत्तर भाषण में दिया और अब भी दे रहा हूँ। अभी जो प्रतिपूर्ति है वो लगभग 4 करोड़ और 69 लाख रुपए जो है वो रह रखी है, और उसकी भी प्रक्रियाधीन है वो। ये मैंने पहले भी कहा है। रही कुछ हॉस्पिटलों की देनदारी, तो लगभग 80 करोड़ रुपए अभी हॉस्पिटलों की देनदारी है। जैसे जैसे क्लेम आएंगे वैसे वैसे हम प्रतिपूर्ति उनकी। माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष, बहुत ही एक पॉइंटेड प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अभी सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के अस्पतालों की संख्या बताई। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, लेकिन क्या राज्य से बाहर के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर पेशेंट को मूव करने के लिए क्या उससे पहले राज्य सरकार से किसी प्रकार का रेफरल क्या मतलब एक परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, या आप स्वतः ही किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं? माननीय मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक तो यह है कि कार्मिक जो है जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं जो इनपैलन है उसमें स्वतः जाते हैं, प्राइवेट में भी राज्य में खुद ही जाते हैं। अगर कोई कार्मिक जो है छुट्टी पे बम्बई गया है, 1 महीने की 15 दिन की कार्मिक की छुट्टी होती है, वहाँ वो अचानक बीमार हो गया, तो अगर वो यहाँ आएगा फिर यहाँ वो हमको कहेगा कि मैं बीमार हो गया, फिर हम रेफर करेगा तो तब तक तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो अभी यह है कि ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में यह है कि पूरे देश में जहाँ भी कार्मिक अगर है और तुरंत वो बीमार होता है तो वहाँ वो इलाज करा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे मनोज सिंह चौहान जी हमारे बहुत सीनियर विधायक हैं, अगर उनकी कोई और क्वेरी होगी इस पे तो इस पे भी विचार किया जाएगा। ठीक है माननीय मंत्री, धन्यवाद। अब सूचित प्रश्न माननीय सदस्य श्री महेश सिंह जीना जी। जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए ठीक है, अब बोलिए। माननीय अध्यक्षा जी, मेरा प्रश्न था कि प्रदेश में एक भी गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, जिसमें माननीय मंत्री जी का जवाब है हाँ, और उसी में आगे था कि बालिकाओं को खेल में आगे बढ़ाने हेतु सरकार जिला स्तर पर गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करेगी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एक गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत में प्रस्तावित है। तो क्या माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत की तरह अन्य पर्वतीय जिलों में भी गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र की बालिकाओं को भी खेलों में प्रतिभावान बनाया जा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बालिकाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाओ, उस दिशा में पहला प्रयास जो है वो चंपावत के लोहाघाट से प्रस्ताव के रूप में तैयार हुआ है, और निश्चित रूप से जब उसकी शुरुआत हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से चरणबद्ध तरीके से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उत्तराखंड राज्य में बालिकाओं हेतु कोई भी स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित अथवा संचालित नहीं है अब तक में, जिसके दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य की उदीयमान बालिका खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में विभिन्न खेल विधाओं में 12 वर्ष से कम आयु से ही विशेष खेल प्रशिक्षण प्रदान कर उच्च स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किए जाने के उद्देश्य से जनपद चंपावत के लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। स्पोर्ट्स कॉलेज में बालिकाओं के प्रवेश कक्षा 6 से दिया जाएगा। कॉलेज में निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों क्षेत्रों से चयनित होने वाली बालिकाओं का खेल प्रशिक्षण के साथ ही कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इन चयनित बालिकाओं को सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, आवासीय सुविधा, भोजन, खेल किट, चिकित्सा इत्यादि सभी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। स्पोर्ट्स कॉलेज में 2 से 4 खेल विधाओं में हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसके प्रारंभ में खेलवार 20 से 30 बालिकाओं को रखा जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज पूर्ण रूप से संचालित होने पर सरकार अन्य खेलों को भी शामिल करेगी और अन्य जनपदों में भी हम लोग इसको विस्तारित करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बालिकाओं के लिए कई जनपदों में छात्रावास है और जो स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण ही बनाए गए हैं, जिसमें हमारी उत्तरकाशी में फुटबॉल, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग, अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में एथलेटिक्स का छात्रावास है, अल्मोड़ा में अपने बैडमिंटन का छात्रावास है लड़कियों का, हरिद्वार में हॉकी का छात्रावास है। ये हम लोग लगातार छात्रावास के रूप में भी लड़कियों के स्पोर्ट्स को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सम्मानित सदन को अवगत भी कराना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना भी संचालित है, जिसमें हम हर जनपद के 300 बच्चों में से 50% बालिका और 50% बालक रखते हैं, जिसमें हम 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो न्याय पंचायत स्तर के होते हैं उनको हम 1500 रुपये छात्रवृत्ति केवल खेल के साधन संसाधन के निमित्त हम लोग देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब 8 से 14 के बाद में 14 से 23 में हम लोग मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना संचालित करते हैं, जिसमें 200 बच्चों का चयन होता है हर जनपद से, और 200 बच्चों के चयन में भी 100 बालिकाएं 50% उनका आरक्षण होता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से बालिकाओं को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास है। और माननीय विधायक जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से जब इस चंपावत लोहाघाट से इसकी शुरुआत होगी तो स्वाभाविक रूप से इसकी रोशनी जो है अन्य जनपदों तक भी पहुंचेगी। धन्यवाद।
आज दिनांक 19/2/2025 को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय महरावाना चक्राता देहरादून की छात्र एवं छात्राएं एवं अध्यापक विधानसभा सत्र की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मत संख्या 2, प्रश्न संख्या 1, माननीय सदस्य श्री सुरेश गड़िया जी। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या बोलिए। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति माननीय मंत्री जी से पढ़ा हुआ। पहले प्रश्न 1 बोलिए। प्रश्न 1, अब बैठ जाइए। माननीय मंत्री, वर्तमान में विभागीय, आप खड़े होइए, अब अपना प्रश्न पूछिए। वो पढ़ा हुआ बोले ही नहीं रहे। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। बोल दिया। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। अब पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जो परिवार अपने मूल परिवार से पृथक हो रहे हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति में दृष्टिगत उन परिवारों हेतु बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्डों के वितरण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपभोक्ता मामले जो प्रदेश में अनेक पंचायतों में बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्डों के वास्तविक पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित हैं? क्या सरकार उनके लिए कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ तो संपूर्ण विवरण सदन के पटल में रखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने कमज़ोर आर्थिक परिवारों की चिंता करी है, जिसके निमित्त मैं बताना चाहूँगी कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत उन परिवारों हेतु जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजना राशन कार्डों के वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं मानक के सापेक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, जो रिक्त लक्ष्य के अंतर्गत जनपद स्तर पर नियमानुसार अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा ये कहना है कि जो हमारे को अंत्योदय के कार्ड भारत सरकार द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है, वो अंत्योदय के कार्ड हैं 1,84,108 और प्राथमिक परिवार के कार्ड हैं 12,14,708, कुल मिला के 13,98,816 राशन कार्ड प्रचलित है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने राशन कार्ड के साथ में माननीय अध्यक्ष जी, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के संदर्भ में उनके कार्ड बनाए जाने के संदर्भ में है, तो ये जो भारत सरकार द्वारा लक्ष्य राशन कार्ड का दिया गया है, इसके सापेक्ष लाभार्थी हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जनपद में जब ये लक्ष्य पूरे हो जाते हैं और यूनिट खाली नहीं होती है, तो कोई अन्य भी जरूरतमंद होता है तो वह उसमें उसका कार्ड नहीं बन पाता है, और जैसे कोई रिक्ति होती है तो वो संबंधित का कार्ड फिर ऑनलाइन और बन जाता है। जी, माननीय सदस्य बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत रुपए 5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, जिसमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। फलस्वरूप राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाए जाने एवं यूनिट जोड़े जाने की कार्रवाई जनपद स्तर पर गतिमान है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों को इस योजना से जोड़ा गया है? माननीय अध्यक्ष जी, अब तक लगभग 23,93,809 लोग तीनों प्रकार के राशन कार्डों से जुड़े हुए हैं, जिसमें अंत्योदय भी है, जिसमें प्राथमिक परिवार राशन कार्ड भी है। मैंने पूछा, मैं उसका जवाब चाह रहा हूँ। एक मिनट, आप जो मैंने जानकारी चाहिए, मैंने ये आपने लिखा है राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जो 5 लाख से नीचे तक वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आपने कहा कि जोड़े जाने की कार्रवाई गतिमान है। मैं ठीक हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब से सरकार बनी है तब से कितने राशन कार्ड धारकों को जोड़ा गया है? माननीय अध्यक्ष जी, आज तिथि तक राज्य खाद्य योजना के 9,94,993
राशन कार्ड राज्य खाद्य योजना, जिनकी आय 5 लाख के नीचे है, उनके कार्ड गतिमान है, उनके कार्ड बने हुए हैं। माननीय सदस्य जोड़ने की बात कह रहा हूँ, ये जुड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भाई आखिर राज्य खाद्य योजना में पहले तो आपके होंगे ना, क्या नाम, लाभार्थी, उन लाभार्थियों के सापेक्ष आपने कहा कि ये गतिमान है। जब कोई चीज गतिमान है तो कितने नए जुड़े, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लगातार वर्तमान में लगातार जुड़ रहे हैं। 9,94,993 बने हुए हैं का मतलब जुड़े हुए हैं। इसके आगे माननीय अध्यक्ष जी आवेदन आते रहेंगे तो जुड़ते मैं वही तो माननीय अध्यक्ष जी, ये तो जुड़ते रहेंगे ना, लगातार जुड़ते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आतिथि तक कितने जुड़े, सतत प्रक्रिया हो, मैं मानता हूँ। आज तक तो 23 लाख बता रही हैं ना, 23 लाख हैं आज तक 23 लाख हैं। क्या जानना चाह रहे हैं आप? नहीं, पूछिए आप क्या जानना चाह रहे हैं, आप पूछिए, नहीं अपनी बात क्लियर करिए। नहीं उधर, हाँ बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, हमारे जो गांव हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति बहुत विषम है और उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार बीपीएल एवं अंत्योदय राशन धारकों के नियमों में शिथिलीकरण प्रदान करने के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेज रहे हैं या क्या काम कर? जी माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जिसे हम गुलाबी कार्ड के रूप में भी जानते हैं, 1,84,108 कार्ड हमारे पास बने हुए हैं। प्राथमिक परिवार के रूप में 12,14,708 कार्ड बने हुए हैं और राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत में आतिथ्य तक 9,94,993 कार्ड बने हुए हैं। माननीय विधायक जी ने इसके अतिरिक्त भी हमारे कार्ड बने, इसके लिए भारत सरकार से हम निरंतर अनुरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद राशन कार्ड की संख्या बढ़े। माननीय बोलिए चमोली जी। माननीय अध्यक्ष जी, 3 प्रकार के कार्ड प्रख्यापित है, जिनको सामान्य भाषा में व्हाइट, गुलाबी और पीला बोलते हैं, सामान्य भाषा में, और तीनों की संख्या आपने बता दी यहाँ पर। तो क्या कोई ऐसा सर्वे होता है प्रतिवर्ष, कितने लोग जो है बीपीएल से ऊपर आ गए, कितने अंत्योदय से ऊपर आ गए और कितने 5 लाख की लिमिट से ऊपर आ गए, ताकि वो एक साइकिल कि जो ऊपर आ गए उनको उससे बाहर एलिमिनेट किया जाए और बाकी जो नए जुड़ रहे हैं उसमें आया जाए। तो कोई ऐसी कोई प्रक्रिया क्या ये प्रदेश में चल रही है क्या, ये जानना चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री, ऐसा कुछ है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, इसका आकलन खाद्य विभाग के द्वारा नहीं होता, लेकिन खाद्य विभाग ने मानक बनाए हैं कि 4,000 महीने की आय के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय परिवार और 15,000 महीने के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक परिवार और 5 लाख के अंतर्गत आने वाले जो है वो राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आते हैं। इन क्राइटेरिया में जो आते हैं वो इस राशन कार्ड धारक बनते हैं, जो ये मानकों से आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जाति जी। माननीय, चूँकि राशन कार्ड से जुड़ा सवाल है और बहुत सारे गरीब लोग इससे जुड़े हैं। लगभग सदन में आए हुए हमको लगभग 3 साल हो चुके हैं और सभी माननीय सदस्यों की पीड़ा है। सभी के क्षेत्रों में बीपीएल के यूनिट्स और गरीब लोगों के जो यूनिट्स हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। पर माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी हर बार कहते हैं कि हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। मेरा प्रश्न ये है कि यह प्रस्ताव कब भेजा, यूनिट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कब भेजा और इसकी कार्रवाई राज्य के गरीबों को लाभ देने के लिए इसकी कार्रवाई कब तक पूर्ण होगी, यह मेरा सवाल है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के खाद्य मंत्री जी से मुलाकात जब रही है, उनको अवगत भी कराया है, पत्राचार भी किया है। तिथि मुझे बेशक अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उनसे इस बात का अनुरोध किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में नई जनगणना के साथ में हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद जो आप हम सब बढ़ोतरी चाहते हैं शायद वो बढ़ोतरी हो। लेकिन इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो आपकी चिंता है और सदन के माननीय अन्य सदस्यों की चिंता है कि हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार जो जुड़े हुए हैं और जो अन्य जुड़ने हैं वो उसी परिप्रेक्ष्य में जुड़ पाएंगे जब हमारे पास में कोई यूनिट रिक्त होगी। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी। माननीय अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न संख्या 2। माननीय मंत्री जी।
सिक्योरिटी वाले का कलर क्या होता है? अच्छा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश माननीय अध्यक्ष जी, में पढ़ा हुआ माननीय। अच्छा जी प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था, क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों परिवारों की संख्या का अनुमान सहित पद्धति तथा सही रूप से आकलन किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें जो उत्तर आया है, मैं सिर्फ इसमें इतना जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, और उसमें से क्या सभी 100% लोगों को इसका परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है या कुछ अंतर है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्व के प्रश्न के उत्तर में ये बात बताई है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आगणन खाद्य विभाग नहीं करता है, अपितु मानक बनाए गए हैं। उन मानकों के अनुसार जो है अंत्योदय हो अथवा प्राथमिक परिवार हो अथवा राज्य खाद्य योजना का कार्ड हो, वो आवंटित किया जाता है। नहीं, लेकिन इतना तो माननीय अध्यक्ष जी, इतना तो बता सकते हैं अगर आप उन्होंने संख्या दी है ना कि इतने अंत्योदय हैं, इतने प्राथमिक हैं, वो तो संख्या आपको दी है। इतना तो बता सकते हैं कि आपके पास कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का आवेदन आए हैं और आवेदन आए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास में पहले आंकड़े आपने वो आंकड़े पूछे थे, तो आंकड़े तो हम लोग बनाते नहीं हैं। दूसरी बात कि हमारे पास में कितने लोगों के आवेदन आए हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी, जितने हमारे पास में राशन लगभग 24 लाख राशन कार्ड धारक हैं तीनों कैटेगरी को मिलाते हुए। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास में आवेदन आए हुए हैं, जो लगातार कार्ड की डिमांड करते हैं, चाहे वो अंत्योदय का करते हों, प्राथमिक परिवार के करते हैं तो राज्य खाद्य योजना का करते हैं, तो टोटल माननीय अध्यक्ष जी अंत्योदय के 1576 कार्ड की डिमांड है। प्राथमिक परिवार की 17,445 की डिमांड है, और राज्य खाद्य योजना की इसमें, क्योंकि इसमें कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है क्योंकि 5 लाख के अंदर वो बन जाते हैं। माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे माननीय मंत्री जी ने अभी जो ब्रेकअप दिया उसमें काफ़ी कुछ तो क्लियर हुआ, लेकिन मैं बहुत पॉइंटेड और बहुत छोटा सा प्रश्न है कि निरंतर ये बात आ रही वो अब स्पष्ट नहीं हुई। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्ड बनने की मांग आ रही है, लेकिन कैपिंग होने की वजह से भारत सरकार द्वारा जो अलॉटेड कैप है वो सेचुरेट होने की वजह से वो नहीं बन पा रहे हैं। तो बहुत पॉइंटेड प्रश्न है कि कितना जो ये कैप है भारत सरकार ना फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, इसको हमने कितना बढ़ाने के लिए कोई स्पेसिफिक डिमांड की है क्या कि इतने नंबर्स हमें इसके अंदर और दिए जाए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः जितने हमारे पास में आवेदन वर्तमान में पेंडिंग है और इसकी संभावनाओं को हम जितना मानते हैं, तो उतना हमारा ये डिमांड रहता है कि हमें उतने कार्ड दे दिए जाए। माननीय सदस्य श्री, माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड। माननीय सदस्य श्री दुर्गेश्वर लाल जी, सवाल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से छोटी सी सूचना जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब एक खाद्य आपूर्ति की बात है तो उसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात देखें तो बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जिनके जो है राशन कार्ड जो है, एक परिवार में पहले बीपीएल बना हुआ है, तो उसी परिवार के बच्चे अगर 2-3 हो जाते हैं तो बंटवारा हो जाता है। तो परिवार में एक का तो राशन कार्ड है, लेकिन जो बंटवारा हो जाता है तो अलग अलग परिवार हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि उन लोगों को राशन नहीं मिल पाती है, उनका कार्ड जो है बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा है और अंत्योदय का नहीं है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था कि इस गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसको समाधान करने के लिए मैं आपसे आपके सदन के माध्यम से, सभी के माध्यम से मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जैसे बीपीएल है तो उसके घर पे बीपीएल की एक चिट लगी हुई है, और आपके एपीएल, तो एपीएल का तो हो गया क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है सवाल और अंत्योदय, क्या एक उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है कि अगर जो बीपीएल है अंत्योदय का है उसके घर पे वैसा अगर एक टैग लग जाए तो शायद मुझे लगता है जो लोग नौकरी में या ठेकेदार है उनके अभी भी बीपीएल कार्ड है,
तो क्या ऐसा अगर हो सकता है उत्तराखंड में, तो इसके लिए मैं आप माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तारांकित प्रश्न वैसे अल्पसूचित की कैटेगरी में चला गया लेकिन फिर भी माननीय विधायक जी ने जो विषय रखा है, इस विषय के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी कई माध्यम है जिसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति अपात्र की श्रेणी में आ गया है। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 भी है, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल भी है, संबंधित जनप्रतिनिधि स्वयं में भी हैं, संबंधित प्रशासन के अधिकारी भी हैं, संबंधित हमारे पूर्ति निरीक्षक भी हैं। कहीं पे भी अपात्र की सूचना दिए जाने के बाद में उसका परीक्षण होता है और फिर उसकी यूनिट को काटा जाता है यदि सही पाया गया और फिर नई यूनिट को जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया गतिमान। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माफी चाहता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से योजना हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से एक उनके जो है चिन्हीकरण की है, क्या ये व्यवस्था उत्तराखंड प्रदेश में हो जाए? क्योंकि जो भी क्वेश्चन देते हैं या 19 पे आपको जो है वो कॉल्स करते हैं तो उसकी सत्यता नहीं मिल पाती है, क्योंकि गांव में भी जाते हैं तो अगर वहाँ ग्राम प्रधान है या जनप्रतिनिधि है उनके पास सत्यकरण के लिए जाते हैं तो वो भी नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस ऐसा प्रभावी कदम उठा सकती है? ये माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, यदि पूरा सदन कहें तो इससे पूर्व में हम लोगों ने अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अपात्र कार्ड जो है वो जमा हुए थे और कई पात्रों के कार्ड बन पाए थे। यदि सदन सहमत हो तो इस अभियान को फिर से चलाया जा सकता है, जिसके कारण से जो आप सब की अपेक्षाएं हैं वो हो सकता है पूर्ण हो। माननीय सदस्य उमेश कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, राशन कार्ड की बात चल रही है। 3 कार्ड हमारे यहाँ जनरली बनते हैं, गुलाबी, पीला और सफेद। पीला कार्ड आप इस बात से अंदाजा लगाइए, मैं हरिद्वार जनपद का ही उदाहरण दे रहा हूं कि पिछले 1 साल में मात्र 144 कार्ड बनाए गए। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो सिर्फ 41 कार्ड बनाए गए, और राज्य खाद्य योजना की बात करें जिस कार्ड का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ एक राशन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कार्ड ज़्यादातर यूज़ होता है वो प्राथमिक परिवार का जो कार्ड होता है वो यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल है वो पोर्टल आज भी नहीं चलता। आप इस समय तो पूरा सदन जो है वो हाईटेक हो गया है, आप सबकी स्क्रीन पर एक बार लॉगिन कराकर देख लीजिए। अगर ये पोर्टल चल रहा हो तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। सवाल करिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पोर्टल कब खुलेगा और ये जो प्राथमिक परिवार के जो कार्ड बन रहे हैं इनकी संख्या कब बढ़ाई जाएगी? इतने बड़े जनपद में जहां लगभग 16 लाख की आबादी है वहां पर मात्र 144 कार्ड बनाए गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार को जो अंत्योदय के कार्ड अलॉटेड हैं वो 37,006 हैं, और जो प्राथमिक परिवार के कार्ड अलॉटेड है वो 99 यूनिट्स बता रही माननीय अध्यक्ष जी। जो हरिद्वार में यूनिट्स अलॉटेड हैं वो हैं टोटल 37,006 यूनिट्स हैं, और जो प्राथमिक परिवार के यूनिट्स है वो 9,92,490 हैं। और इसके सापेक्ष जो है हमारी यही कोशिश रहती है कि जितने ये कार्ड अलॉटेड हैं इतने कार्ड के संबंध कार्ड धारक बने, तो वो लगातार गतिमान है। और माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने सॉफ्टवेयर ये सम्मानित विधायक जी ने सॉफ्टवेयर के संदर्भ में बोला है उस प्रक्रिया को मैं दिखवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, संख्या 4 बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 4। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत जरूरी आज तो चर्चा ही हो गई। ये कह रहे हैं कि बनाए हुए हैं, चर्चा ही होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1 साल में सिर्फ 147 बनाए गए हैं, उस बात का जवाब नहीं मिल रहा। बनाए गए हैं तो सालों में बनाए गए होंगे, अभी क्या बनाया गया वो बताइए, और आगे कैसे बनेंगे उस पर भी तो बताइए। पोर्टल आपका बंद है सालों से। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार में अंत्योदय के जो कार्ड हैं वो 41 कार्ड जो है वो 41 कार्ड निरस्त हुए थे और 41 कार्ड बनाए गए हैं विद इन 1 ईयर की बता रही हूँ। और जो प्राथमिक परिवार हैं उसके 144 कार्ड जो है
374 कार्ड जो है वो निरस्त हुए थे, 144 कार्ड उसके सापेक्ष बनाए गए हैं और राज्य खाद्य योजना के तो निरंतर बनते रहते हैं। प्रश्न संख्या 4 माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह परमार जी। प्रश्न संख्या 4 तारांकित संख्या गरुड़ा जी का छूट गया। किसका? तीन रह गया ना, 3 छूट गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 माननीय सदस्य श्री ब्रिजभूषण गरोला जी। माननीय अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न संख्या 3। माननीय मंत्री जी। केंद्र पोषित मिशन शक्ति सामर्थ्य योजना के अंतर्गत पढ़ावा माना जाए। प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि राज्य के अंतर्गत पालना क्रैच योजना कितने जिलों में चलाई जा रही है और मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 5 जिलों में 34 योजनाएं केंद्र भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो पालना केंद्र जो 34 चल रहे हैं, इनकी संख्या उत्तराखंड के अन्य पर्वतीय जिलों में भी चलाई जाएगी। एक दूसरा जो है कि ये जैसे एनजीओज हैं प्रदेश के अंदर, कुछ एनजीओज के द्वारा भी क्या पालना केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, उनकी कुल कितनी संख्या है? ये माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम पालना या क्रैच योजना के संदर्भ में थोड़ा सा मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी। इस योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष के शिशुओं की उचित देखभाल, सुरक्षा, पूरक पोषण, निगरानी, स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रैच केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यावधि में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त रखना तथा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर उचित देखभाल एवं पोषण को सुनिश्चित करना है। ये भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना है और यह 90-10 के बजट अनुपात में स्वीकृत है। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित विधायक जी ने 34 केंद्रों के संचालन के सापेक्ष 31 केंद्र संचालित हैं, जिसमें हमारे देहरादून के 17, हरिद्वार के 3, टिहरी गढ़वाल के 1, पौड़ी गढ़वाल का 1, उधम सिंह नगर के 12 आंगनबाड़ी कम क्रैच योजना जो है वह संचालित है। अन्य संस्थाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी कम क्रैच संचालन नहीं होता। इसके लिए क्रैच वर्कर रहती हैं और इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनकी सहायिका इस केंद्र को संचालित करती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड के 13 जिलों में से मात्र 5 जनपदों में ही यह योजना संचालित हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अन्य जनपदों में भी क्या ये योजना चलाई जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार की ओर से अभी 34 और 5 जनपदों के लिए स्वीकृति मिली है। वो 2023 में मिली थी और 2024 में माननीय अध्यक्ष जी 168 केंद्रों की स्वीकृति मिली है, जिसमें हमारे पहाड़ के जनपद भी है, मैदान के जनपद भी हैं। जैसी उसमें बजट स्वीकृति होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पे भी उसका संचालन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे रिलेटेड। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही जरूरी मुझे ये प्रश्न माननीय सदस्य ने जो पूछा और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, 34 केंद्रों की पूरे प्रदेश में आपने बात की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि हमें एक जनपद दूसरे जनपद के बच्चे में कोई विभेद तो कर नहीं सकते। जो सरकारी सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए और प्रदेश व्यापी दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस बात पे विचार करेगी कि जितने आंगनवाड़ी केंद्र है उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर ही क्रैच सेंटर चलाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र चल ही रहा है, इसलिए वहां पर जो बच्चे उनके देखभाल का भी कोई इंतजाम किया जाए। जी माननीय अध्यक्ष जी, यही व्यवस्था है। आंगनबाड़ी केंद्र कम क्रैच है। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र के साथ ही क्रैच योजना भी संचालित है, तो इसलिए आंगनबाड़ी मैंने कहा सभी सेंटर, माननीय अध्यक्ष, ऑल द सेंटर्स।
माननीय अध्यक्ष जी 34 आंगनवाड़ी कम क्रैच केंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है भारत सरकार के द्वारा और 34 संचालित है। 168 स्वीकृति मिली है लेकिन उस पर बजट नहीं मिला है। 168 में जैसे ही बजट मिलेगा तो निश्चित रूप से वे भी संचालित की जाएंगी। ठीक ठीक। प्रश्न संख्या 4 माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह परमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, तारा केंद्र प्रश्न संख्या 4। माननीय मंत्री जी 4 अभी आप ही का मैं प्रश्न सुन नहीं पाई माननीय अध्यक्ष। अभी प्रश्न बोला नहीं उन्होंने, सिर्फ संख्या बोली है। संख्या आप खड़ी हो जाइए बस। कौन सा प्रश्न है? 4। प्रश्न संख्या 4। जी हाँ, अंत्योदय अन्य योजना प्राथमिक पढ़ावा माना जी। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे प्रश्न तो लगभग एक जैसे ही हैं। एक जैसे ही हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्डों पर नाम जोड़ने अथवा यूनिट दर्ज करने की प्रक्रिया स्थगित की गई है। तो आपका जवाब आया कि अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजना हेतु भारत सरकार के लक्ष्य निर्धारित होने के कारण अधिकांश जनपदों में लक्ष्य पूर्ण होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त परिवारों के राशन कार्ड बनाया जाना व यूनिट जोड़ा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी दशा में जो हमारी नवविवाहिता बहनें हैं वो राज्य सरकार की या भारत सरकार की तमाम योजनाओं से वंचित हो रही हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि उनका नाम अगर राशन कार्ड में दर्ज नहीं होगा तो उन योजनाओं का वो लाभ नहीं ले पाएंगे, चाहे वो कन्याधन योजना हो, आयुष्मान हो या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पूर्व में भी जवाब मैंने इसी प्रश्न के संदर्भ में दिया है, रिक्ति के सापेक्ष ही नई राशन कार्ड, चाहे वो पैदा होने वाला बच्चा हो अथवा विवाहित बालिका हो। लेकिन वो जो वंचित है, मैं सरकार से प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, मैं सरकार से प्रश्न कर रहा हूँ कि सवाल उसका नहीं है कि विभाग का नहीं है कि ये किस विभाग का काम है। मैं सरकार से प्रश्न कर रहा हूँ कि उन जो नवविवाहित महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? मतलब उनको जो योजनाओं से वंचित हो रही हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? माननीय अध्यक्ष जी, राशन कार्ड सामान्यतः राशन लेने के संदर्भ में ही है। इसके अतिरिक्त उसका वो महिला या बालिका या बच्चा नंदा गौरा का लाभ ना ले सकता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसके पीछे आय का प्रमाण पत्र लगता है माननीय अध्यक्ष जी। यदि उसका ये कार्ड नहीं बना तो उसे अन्य चीजें अनुमन्य नहीं होंगी, ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आयुष्मान कार्ड की जो बाध्यता है उसमें राशन कार्ड की बाध्यता है, वो आपका अगला प्रश्न में है, आपने उसके लिए भी प्रश्न लगा। अगला प्रश्न है माननीय ममता राकेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय। राशन कार्ड केवल राशन लेने तक ही सीमित नहीं है। कई बार ऐसे केस आते हैं कि नाम ऑनलाइन नहीं है। जो पुराने हमारे राशन कार्ड थे, राशन कार्ड से डिजिटल राशन कार्ड बनाए, लेकिन बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें केवल पर्ची मिली हुई है और पर्ची से वो सारे नाम यानी सारी यूनिट्स, परिवार के सभी सदस्यों के नाम डिजिटल कार्ड पर नहीं चढ़ पाए हैं और ना ऑनलाइन शो कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें कई बार स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई मरीज तो यहीं एडमिट हैं, हमारे मेहनती देश में ही एडमिट हैं बेचारे, जिनके आयुष्मान चल ही नहीं रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से, क्या इस तरह की कोई सुविधा होगी कि उनके नाम सबके ऑनलाइन हो और उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिले? माननीय अध्यक्ष जी, आयुष्मान कार्ड केवल एक व्यक्ति का अंत्योदय कार्ड होगा तभी काम करेगा, ऐसा नहीं है। आयुष्मान कार्ड केवल जब एक व्यक्ति के पास में प्राथमिक परिवार का कार्ड होगा तभी अनुमन्य है, ऐसा जरूरी नहीं। एक व्यक्ति पर राज्य खाद्य योजना का भी राशन कार्ड है तो भी आयुष्मान उस पर कार्ड बन सकता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने चिंता करी है तो उनके पास विकल्प यदि अंत्योदय के, क्योंकि वो निर्धारित लक्ष्य है, यदि वो फुलफिल है, रिक्त नहीं हुआ है तो वो चढ़ा पाना संभव नहीं है, लेकिन वो जब रिक्त होगा तो चढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वो राज्य खाद्य योजना के कार्ड बना सकते हैं और उसका आयुष्मान कार्ड बनाकर उसका लाभ ले सकते हैं। मैंने ये पूछा माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड पर थे, लेकिन डिजिटल राशन कार्ड जो आपने दिए हैं उनमें सबके नाम नहीं आ पाए हैं। इसकी वजह क्या है? क्या वो सभी नाम उसमें शो होंगे ताकि उन्हें सबको लाभ मिले? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका परीक्षण करवा। प्रश्न संख्या 5 माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह परमार जी।
संख्या 5। जी हाँ, प्रदेश में राशन कार्ड बनाए जाने एवं यूनिटों के नाम ठीक, प्रश्न कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का जो उत्तर आया, प्रदेश में राशन कार्ड बनाए जाने एवं यूनिटों के नाम इंदिराजी किए जाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। राज्य में विगत 1 वर्ष में राशन कार्ड बनाए जाने एवं निरस्त किए जाने का विवरण निम्न होता है। इसका मतलब आप समय समय पर अभियान चलाते हैं या जो भी प्रक्रिया है नए लोगों का चयन करते हैं। तो वर्तमान में कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें पुराने लोगों को जो कि गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और नए लोग जो पात्र लोग हैं उनको हम क्या चयन कर रहे हैं उनका, या दूसरा इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि ये योजना, जैसे मैंने पहले आयुष्मान के लिए भी पूछा था, तो उसमें वर्तमान में ये व्यवस्था है कि आयुष्मान कार्ड की कोई आय सीमा तो है नहीं, और यहाँ पर कार्ड आप बना रहे हैं 5 लाख तक के, 5 लाख तक के। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ताकि आयुष्मान के लिए भी जो है इस योजना से ऐसे राशन कार्ड जो अगर बाध्यता है तो समाप्त किया जाए, उसकी बाध्यता राशन कार्ड की, या फिर क्योंकि वो उसमें कोई सीमा नहीं है तो उसमें ये तो नए राशन कार्ड में बनाने की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। और दूसरा एक और प्रश्न, बार बार नहीं पूछूंगा माननीय मंत्री जी, एक जो आपका जो सर्वे होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रक्रिया है और नगरीय क्षेत्रों में क्या प्रक्रिया, थोड़ा बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम नए राशन कार्ड बनाए जाने की जो स्थिति है, परिस्थिति होती है, वह किसी व्यक्ति के मृत्यु, स्थानांतरण, निरस्तीकरण, परिवार के सदस्य की शादी होने, कार्ड का समर्पण अथवा अपात्रता की जब स्थिति होती है तो नए कार्ड उसमें या नए यूनिट उसमें जुड़ते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और ये प्रक्रिया हमेशा गतिमान रहती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से विभाग को सूचना प्राप्त होती है। जैसा मैंने बताया कि 1967 हेल्पलाइन नंबर है, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल है, जिलाधिकारी हैं, स्वयं जनप्रतिनिधि हैं, पूर्ति निरीक्षक हैं, स्वयं विभाग के पास में जिला मुख्यालय हो। जब जब शिकायतें आती हैं तो उसका जांच करने के उपरांत में यदि सही पाए जाने के बाद में संबंधित कार्ड को या यूनिट को निरस्त किया जाता है और नए यूनिट को उसमें जोड़ा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर रहती है। माननीय सदस्य श्री चमोली जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के बहुत सारे प्रश्न इसी संबंधित रहे हैं। मैं फिर उसी विषय पर आ रहा हूँ कि अभी तक जो राशन कार्ड से यूनिट काटने का नाम हो या जोड़ने का नाम हो, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसको जुड़वाना या कटवाना है। सरकारी की कोई अपनी कोई एजेंसी, अपनी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं मुझे दिखाई पड़ती है जिससे स्वाभाविक तौर पर यूनिटों को कटना और जुड़ना हो जाए। जैसे कि राजस्व विभाग का प्रश्न है कि भाई आय वो निर्धारित करते हैं और उस आय के आधार पर राशन कार्ड ये लोग बनाते हैं। तो 2 अलग अलग विभाग हो गए, लेकिन सरकार एक है। इसकी सिनर्जी करते हुए कि राजस्व विभाग से हमेशा एक डाटा वहाँ पर मंगाया जाए हर वर्ष, और उस डाटा के हिसाब से देखा भाई किसका कार्ड ऊपर चला गया है, किसकी आय ऊपर चली गई है, और उसके आधार पर स्वतः ही ये प्रक्रिया चले, क्योंकि व्यक्ति आधारित प्रक्रिया न होकर एक सिस्टम बने और उस सिस्टम से हमारे राशन कार्ड बनने और कटें, वो एक सिस्टम फॉलो हो, तो उसमें किसी को न तो आपत्ति होगी न किसी को शिकायत करने की जरूरत होगी, प्रक्रिया चल पड़ेगी। तो क्या ऐसा कुछ करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, समय समय पर इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। जिस अभियान का जिक्र मैंने अपात्र को ना पात्र को हाँ अभियान भी बताया, इसके अतिरिक्त भी विभिन्न माध्यम हैं वो भी बताया है माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, माननीय सदस्य राम सिंह केड़ा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जब कुमाऊं में कभी कोई बड़ी घटना होती है तो सीधे मरीज को दिल्ली एम्स या बरेली राममूर्ति में ले जाना पड़ता है। तो उनका वहाँ पर जब हम मरीज को ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप हल्द्वानी से या नैनीताल से रिफ़र करके लाएं। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि राममूर्ति बरेली या वहाँ पर जो भी कुमाऊं के मरीज जाते हैं जो डेंजर स्थिति होते हैं, तो क्या वहाँ हमारा राशन कार्ड सीधे राममूर्ति या एम्स में चल सकता है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। दोनों जगह हमारी सरकार है, क्या बात हो सकती है? वो ओकल कांडा नहीं बोला, वही है। चलिए प्रश्न संख्या मानिए जी बोलिए।
माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष जी, मेरे साथ में जो है वैसे तो अच्छा ही हो रहा है, जितने अल्पसूचित प्रश्न मेरे तारांकित जो है वो अल्पसूचित में कन्वर्ट हो गए। सामान्यतः 3 प्रश्नों की आप इजाजत देती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज आप ही का मुझे तो केवल ये स्पष्टीकरण है, रादर मोर देन अ क्वेश्चन, कि एक प्रश्न आया था कि कार्ड भी बन गए, कार्ड बनने की सीमाएं भी माननीय मंत्री जी ने बताया, जो कैटेगरीज अलग अलग, जो कैपिंग है उसका भी बताया, सर्वे के सिस्टम को भी बताया। एक व्यवहारिक कठिनाई ये आती है कि हमारे पास राशन कार्ड जो मैनुअली बना हुआ है, वो मैनुअल राशन कार्ड जब ये आयुष्मान वगैरह की बात करते हैं तो उसमें चलते नहीं है, तो उसमें हमें डिजिटल राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो उन राशन कार्ड को ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो कई बार बंद हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ, अर्थात डिजिटल राशन कार्ड उनको नहीं मिला। इस वजह से इस कठिनाई को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी क्या तत्काल कोई कदम उठाएगी, और माननीय मंत्री जी को क्या इस तरह की सूचनाएं है कि नहीं? ठीक, माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः है वैसे पुराने जिस समय हमारे पास में पेपर प्रिंट वाले राशन कार्ड होते थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। सभी कार्ड जो है वो डिजिटल कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, सभी पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपके पास में ऐसे कोई मामले होंगे तो निश्चित रूप से मैं दिखवा लूँ। प्रश्न संख्या 6 माननीय सदस्य श्री सुरेश गढ़िया जी। प्रश्न संख्या 6 बोलिए। प्रश्न संख्या 6 तारांकित 6। बैठ जाइए अब। माननीय मंत्री जी, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल पड़ा हुआ मान लिया जाए। जी अब करिए सवाल।